हाल ही में अपने जीवन की कहानियां लिखने का फैसला करने के बाद मुझे कहानियां सुनाने की कला में बहुत गहरी दिलचस्पी हो गई और मेरी इस दिलचस्पी ने मुझे आपके YouTube चैनल तक पहुंचाया। जब मुझे पता चला कि आप अपने दर्शकों की कहानियां भी एक्सेप्ट करते हैं तो मैंने आपके पढ़ने के लिए एक चैप्टर भेजने का फैसला किया। ये उन घटनाओं के बारे में है जो 1981 में अपस्टेट न्यूयॉर्क के आक्वेंसन मोहाक रिजर्वेशन में घटी थी, जब मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक एजेंट हुआ करता था। मैंने 1980 के आखिर में क्वांटिको से ग्रेजुएट किया था और क्योंकि मेरा पूरा परिवार क्वींस में रहता था, इसलिए मेरी पहली पसंद हमेशा ब्यूरो का मैनहट्टन फील्ड ऑफिस ही रहने वाला था। जब हमें खुशखबरी मिली तो मेरी तत्कालीन गर्लफ्रेंड, जो अब मेरी एक्स वाइफ है, और मैं इस देश के दूसरे हिस्से में ना जाने को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे। छुट्टियों के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि मैं अभी अभी ट्रेनिंग से निकला था, मुझे अभी तक कोई फील्ड असाइनमेंट नहीं दिया गया था। मुझे ज़्यादातर अनुभवी एजेंट के साथ रहकर काम सीखना पड़ रहा था, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर को ये भरोसा ना हो जाए कि मैं अपना काम कर सकता हूँ। नए एजेंट्स को फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता था, जिसमें जैसे कि मैंने पहले बताया, ज़्यादा अनुभवी एजेंट्स के साथ रहकर सीखना शामिल होता था। लेकिन ये आमतौर पर कई महीनों तक चलता था, इसलिए मुझे गर्मियों या शुरुआती पतझड़ तक अपना खुद का काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसे कि हुआ, असिस्टेंट डायरेक्टर के कुछ और ही इरादे थे। एक सुबह उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा कि मुझे अब तक सब कैसे लग रहा है। और FBI एजेंट बनना मेरी सबसे बड़ी चाहत थी। जब से मैंने मिडिल स्कूल में द टॉकिंग ऑफ फिल्म 1 2 3 फिल्म देखी थी, और इसलिए वहाँ खुद मौजूद होना सच में एक सपना सच होने जैसा था। और जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने बस सिर हिलाया और थोड़ा सोचा, और फिर उन्होंने मुझे वो आखिरी सवाल पूछा जिसकी मैं कभी उम्मीद कर सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक असाइनमेंट के लिए तैयार हो? इस सवाल ने भावनाओं का एक समंदर ला दिया। मुझे सम्मान महसूस हुआ, खुशी हुई, और अगर मैं सच कहूँ तो थोड़ी घबराहट भी हुई। लेकिन सबसे बढ़कर मैं अपनी कैरियर के इतने शुरुआती दौर में काम मिलने की पॉसिबिलिटी पर फूला समा नहीं रहा था। मुझे पता था कि ये मुझे बना या बिगाड़ सकता था, और आप शर्त लगा सकते हैं कि मैं इसका पूरा दबाव महसूस कर सकता था। लेकिन मैं इतना जवान और नासमझ था कि मुझे लगा मैं कोई भी काम संभाल सकता हूँ। इसीलिए असिस्टेंट डायरेक्टर के सवाल के जवाब में मैंने उन्हें हाँ कह दिया, और मुझे वहीं पर मेरा काम समझा दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे बताया कि वो मेरी पर्सनल फाइल पढ़ रहे थे और उन्होंने देखा कि मेरी माँ की तरफ से मेरे पूर्वज मोहाक थे, एक मूल अमेरिकी जनजाति। उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि मैं मोहाक के इतिहास के बारे में कितना जानता हूँ, और जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस विषय की थोड़ी बहुत जानकारी है तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैं फ्रैंकलिन काउंटी के सेंट रेगिस मोहाक रिजर्वेशन के बारे में कितना जानता हूँ। मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन राज्य के दूसरी तरफ पले बढ़े होने के कारण और वहाँ मेरे किसी भी रिश्तेदार के ना होने के कारण मुझे सच बोलना पड़ा, और मैंने कहा कि मैं वहाँ कभी नहीं गया और उस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। जब मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं तुरंत इसके बारे में सब कुछ जान लूँगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इस बात में कोई शक नहीं है। वो बोले कि मुझे इस काम के लिए इसीलिए नहीं चुना गया था, समस्या जानकारी की नहीं थी, ये भरोसे की बात थी। जैसे कि आप शायद पहले से ही जानते होंगे, रिजर्वेशन पर कानून लागू करने के मामले में बहुत सी उलझनें होती थी। राज्य के पुलिस अधिकारियों को रिजर्वेशन में कोई अधिकार नहीं होता, जिसका मतलब है कि कानून लागू करने का काम आदिवासी पुलिस बलों के जिम्मे में आता है। लेकिन कभी कभार जब आदिवासी पुलिस के सामने कोई ऐसा मामला आता है जिसे संभालना उनके बस की बात नहीं होती, तो वो FBI को बुलाते हैं। सेंट रेगिस रिजर्वेशन, ये जैसे ही वहाँ के लोग इसे अकांसस कहते हैं, कि मामले में उन्होंने 10 साल से ज़्यादा समय से FBI से संपर्क नहीं किया था, और पिछली बार जब ऐसा किया गया था तो उसका अंजाम अच्छा नहीं रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे बताया कि 60 के दशक के आखिर में
FBI 17 साल की हार्पर ट्रेबल नाम की एक लड़की के लापता होने के मामले को सुलझाने में नाकाम रही थी और इस नाकामी ने मुहाक लोगों के मन में FBI के लिए बहुत कड़वाहट पैदा कर दी थी। जांच करने वाले एजेंट्स ने ये मान लिया था कि हार्पर घर से भाग गई थी, लेकिन रिजर्वेशन के लोग, जिनमें आदिवासी पुलिस बल भी शामिल था, का जोर देकर ये मानना था कि लड़की का अपहरण हुआ था। उन्होंने FBI पर मामले की ठीक से जांच न करने का आरोप लगाया था, लेकिन फाइल के अनुसार सेंट रेगिस रिजर्वेशन के भूगोल ने एजेंट्स के काम को बहुत मुश्किल बना दिया था। बात यह है कि रिजर्वेशन का सेंट रेगिस वाला हिस्सा अमेरिका में है, लेकिन मोहाक इलाके का ज़्यादातर हिस्सा सीमा के दूसरी तरफ कनाडा में है। इसका मतलब है कि रिजर्वेशन के कनाडाई हिस्से में हमारी तरफ से अलग पुलिस बल है और कम से कम 60 के दशक में उन्हें जानकारी साझा करने, साथ मिलकर गश्त करने या इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा पक्की करने के लिए बहुत कम कोशिश की थी। शायद ये आखिरी बात ही दोनों FBI एजेंट को सबसे ज़्यादा परेशान करती थी, क्योंकि ये सभी पक्षों की एक तरफ की अनऑफिशियल पॉलिसी थी कि सीमा उन सभी के लिए खुली रहे जो खुद को इस इलाके का निवासी मानते थे। लेकिन इसका मतलब ये था कि एजेंट को ये बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी लापता लड़की उत्तर की ओर भागी थी या दक्षिण की ओर, और ये देखते हुए कि अक्सर मुश्किल घरेलू हालात वाली मूल निवासी लड़कियां अपने परिवार से भाग जाती हैं, ये ब्यूरो का ऑफिशियल पोजीशन बन गया था कि हार्पर घर से भाग गई थी और किसी भी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं था। इसके जवाब में आदिवासी पुलिस ने एजेंटों को बहुत ताने भरे अंदाज में शुक्रिया कहा और फिर जितनी जल्दी हो सके उन्हें रिजर्वेशन से जाने को कहा। जब मैं अपनी पोटेंशियल असाइनमेंट की मुश्किलों को समझने लगा था, तब असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे पूछा कि क्या मैं सच में इसे लेना चाहता हूँ। इससे पहले कि मुझे जवाब देने का मौका मिलता, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि ऑफिस के रिसोर्सेज और पर्सनल्स के मामले में मुझे वो सारी मदद मिलेगी जो मैं मांग सकता हूँ। लेकिन उस आदमी के ही शब्दों में कहूँ तो इस मामले का चेहरा तुम हो, कोई और नहीं। स्थानीय लोगों पर अच्छा असर डालने के लिए वो एक मोहाक को भेजना चाहते थे और वो मोहाक मैं था। इस तरह जब मैं लोगों को बताऊं कि मैं वहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे परवाह है और मैं वहाँ सिर्फ सैलरी के लिए नहीं हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा सच्चा लगेगा, और इसका सच्चा लगना जरूरी भी था क्योंकि ये बहुत ही अहम और बहुत ही संवेदनशील मामला था। ये एक डराने वाला काम था और हालात की गंभीरता साफ होने के बाद मुझे खुद पर उतना भरोसा नहीं रहा। लेकिन फिर भी ये अपनी कैरियर की सीढ़ी पर बहुत जल्दी एक कदम ऊपर चढ़ने का एक सुनहरा मौका था और इसलिए मैंने इसे ले लिया। मैनहट्टन से होगन्सबर्ग नाम की जगह तक ड्राइव करने में लगभग 6 घंटे लगे। ये रिजर्वेशन का सबसे बड़ा शहर था और ये आदिवासी पुलिस का मुख्यालय भी था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं पुलिस चीफ से थाने के बाहर द बियर्स डैन नाम के एक डाइनर में मिला। वहां का स्टेक हैच बहुत ही लाजवाब था, जिसे खाकर लंबी यात्रा के बाद सच में बहुत सुकून मिला था। और खाना खाते हुए चीफ ने मुझे रिजर्वेशन और वहां के लोगों के बारे में थोड़ा बताया। उन्होंने उस जगह की बहुत तारीफ की। वैसे तो किसी का भी अपनी जगह से प्यार करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन चीफ ने कहा कि उनकी तारीफ करने की एक वजह थी। वो मुझे ये इसीलिए बता रहे थे ताकि जब मैं वो फाइल खोलूं और पढ़ूं कि वहाँ क्या हुआ था तो मुझे याद रहे कि उस रिजर्वेशन में अच्छे, मेहनती और समझदार लोग भी हैं जो बस एक बहुत ही खौफनाक जुर्म की तह तक जाना चाहते हैं। ये भी एक तरह से डराने वाली शुरुआत थी, लेकिन उन्होंने मुझे चेतावनी देकर बिल्कुल सही किया था, क्योंकि जब मैं अपने $3 प्रति रात वाले सामान्य मॉडल में वापस गया और उस फाइल में जो लिखा था उसे पढ़ा तो मेरा खून जम गया। मेरे पहुंचने से 1 हफ्ते से भी कम समय पहले रिजर्वेशन में कई किसानों में से एक सुबह होने से पहले उठा और अपने सुबह के कामों के लिए अपने खेतों की ओर चल दिया। फिर जब वो अपने कुछ जानवरों को खाना खिला रहा था तो उसने देखा कि सुबह उसके रास्ते पर एक परछाई चल रही थी। ये एक बहुत ही छोटी लड़की थी, ठीक कहूँ तो 11 साल की, और जैसे वो करीब आ रही थी किसान को एहसास हुआ कि वो सिर से पैरों तक खून से सनी हुई थी।
काफी उम्र दराज होने के कारण किसान ने कहा कि वो सचमुच डर के मारे लगभग मर ही गया था। उसे लगा कि वो कोई आत्मा है जो उसे दूसरी दुनिया में ले जाने आई है, और वो डर से तब तक कांपता रहा जब तक कि उसने साफ, बहुत ही अजीब उच्चारण वाली अंग्रेजी में उससे मदद नहीं मांगी। और किसान भागकर वापस अपने घर के अंदर भाग गया और 911 को कॉल किया। फिर जब तक वो दौड़कर वापस बाहर आया, लड़की मिट्टी में पड़ी थी, कभी होश में आ रही थी तो कभी बेहोश हो रही थी। और पूरे 12 घंटे से बेहोश होने से पहले वो आखिरी बात जो कहती है वो ये थी कि वो नदी से आई थी, जिसका मतलब था कि वो 3 मील से ज़्यादा पैदल चली थी, पूरी तरह से भीगी हुई और ठंड से ठिठुरती हुई, इससे पहले कि वो हमारे किसानों के रास्ते में गिर पड़े। पैरामेडिक्स ने उस छोटी लड़की की मदद की और फिर जान बचाने वाले इलाज के लिए उसे सीधे हाइजनबर्ग के मेडिकल क्लिनिक में ले जाया गया। और फिर जब वो उसे वहां ले गए तो उन्हें एहसास हुआ कि वो सारा खून उसका ही नहीं था। यहाँ वहाँ कुछ खरोचों को छोड़कर उसके शरीर पर बमुश्किल कोई चोट थी। फिर ये सुनने के बाद कि लड़की ने नदी का जिक्र किया था, आदिवासी पुलिस ने रिजर्वेशन के पैरामेडिक्स की मदद ली और पास के सेंट रेगिस नदी के किनारों को छान मारा, खासकर उस हिस्से को जो हमारे किसानों के इस छोटे से खेत के सबसे करीब था। और उन्हें पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वो सारा खून कहाँ से आया था। वहाँ नदी के किनारे पेड़ों पर लटके हुए 5 आदमियों के शव थे। सभी के पेट फाड़कर उनकी आंतें निकाल दी गई थी, जो 4 से 5 फीट नीचे जमीन तक लटके हुए थे, जहां से उन्हें टूटी हुई टहनियों पर बांधा गया था या बहुत ही भद्दे तरीके से लकड़ियों के बीच फंसाया गया था। एक बार जब आदिवासी पुलिस ने क्राइम सीन की जांच पूरी कर ली और पीड़ितों के शव को सुरक्षित रखने के लिए भेज दिया गया, तो पुलिस चीफ उस लड़की से बात करने के लिए मेडिकल सेंटर में गया। वो जाग रही थी और चीफ ने पूरी कोशिश की कि वो उससे कोई भी जानकारी निकलवा सके, लेकिन वो अपने साथ हुई इस भयानक घटना के बारे में बात करने की हालत में नहीं थे। और वो 4 या 5 सवालों के बाद ही पूरी तरह से टूट गई। उसने बताया कि उसका नाम सारा था, वो 11 साल की थी और वो क्यूबेक सिटी से थी। लेकिन जब चीफ ने उससे पूछा कि नदी के पास क्या हुआ था तो वो चुप होने लगी और फिर अपनी आंखों में आंसू भरकर उसने चीफ से कहा, नदी में कुछ हुआ था, नदी में जो था उसी ने उन्हें मारा है। और उसके बाद उसे चुप कराना मुश्किल हो गया था और वो अगले कुछ दिनों तक दोबारा बात करने की हालत में नहीं थी। उससे पहले आदिवासी पुलिस को फ्रैंकलिन काउंटी के कॉर्नर्स ऑफिस से एक शुरुआती जांच रिपोर्ट मिल गई थी और उसके नतीजे कम से कम कहने के लिए बहुत दिलचस्प थे। हर एक शव को इतनी बुरी तरह से काटा गया था कि मौत का सही कारण तय करना नामुमकिन था। उनके हर एक के मुंह में कॉरोनर को थोड़ी मात्रा में कुछ ऐसा मिला था जिसे बाद में सिरेमोनियल पाइप टबैको के रूप में पहचाना गया। पाइप टबैको का उपयोग कई फर्स्ट नेशन लोगों द्वारा स्पिरिचुअल, कल्चरल और सेरेमोनियल उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसका उपयोग प्रार्थना में किया जाता है, जहां पाइप का धुआं प्रार्थनाओं को आध्यात्मिक दुनिया तक ले जाता है। इसका उपयोग बड़े होने के विभिन्न समारोह या यहाँ तक कि शादियों और अंतिम संस्कारों में भी किया जाता है। लेकिन पाइप तंबाकू का एक और काम है, वो है शुद्धिकरण और आध्यात्मिक बहाली। और पीड़ितों के मुंह में इसकी मौजूदगी का क्या मतलब था, ये तुरंत साफ नहीं हुआ। लेकिन जैसे कि एक आदिवासी पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया, ये सबसे अधिक संभावना इसीलिए था ताकि पीड़ितों की बेचैन आत्माओं को भगाया जा सके और उन्हें उस जमीन से चिपक कर रहने से रोका जा सके। जाहिर है उस समय तक आदिवासी पुलिस को पता था कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ा मामला लगा है, लेकिन इसे वो खुद संभाल सकते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता था कि क्यूबेक से आई वो छोटी सी लड़की बात करने के लायक होने के बाद क्या बताती है। उसे होंग्सबर्ग के मेडिकल सेंटर में रखा गया था और हालांकि उसने इस बीच ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, उसकी हालत बहुत कुछ बयां कर रही थी। कुछ आदिवासी पुलिस अधिकारियों को लगा कि शायद ये पूरी घटना कोई ऐसा कैंपिंग ट्रिप था जो बहुत बुरा साबित हुआ, कि शायद पुराने दोस्तों का एक ग्रुप नदी पर कैनोइंग कर रहा था और फिर उनमें से कोई पागल हो गया
जब उन्हें ये खबर मिली कि लड़की में कुपोषण के लक्षण दिख रहे हैं तो इससे पुलिस की एक थ्योरी को बल मिला कि ग्रुप नदी में नाव चला रहा था, वो खो गए, उनका कहाना खत्म हो गया और फिर अचानक ग्रुप में से कोई एक गुस्से से पागल हो जाता है और सब पर हमला कर देता है और फिर छोटी सारा किसी तरह से उस अफरा तफरी में बचकर भागकर निकल जाती है। लेकिन जब वो छोटी लड़की दोबारा बात करने के लिए तैयार हुई तो उसने इस पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया। जिस पर आदिवासी पुलिस चीफ ने सुना कि छोटी सारा फिर से बात कर रही है, वो उसका बयान लेने के लिए अपने एक अधिकारी के साथ मेडिकल सेंटर की तरफ भागे। लेकिन वहां पहुंचने पर वो ये सुनकर हैरान रह गए कि वो जिन आदमियों के साथ थी वो उसके परिवार वाले या उसके परिवार के दोस्त या ऐसा कुछ भी नहीं थे। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान किसी समय उसे ठीक से याद नहीं था कब सारा को क्यूबेक सिटी की सड़कों से अगवा कर लिया गया था। जिन आदमियों के साथ वो थी उन्होंने उसका अपहरण किया था और वो उसे किसी जगह ले जा रहे थे। तभी नदी में से वो चीज बाहर आई, उसे बचा लिया। चीफ ने उस पर जितना हो सके उतना दबाव डाला कि नदी से आखिरकार बाहर क्या आया था, लेकिन सारा को पता नहीं था। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और यात्रा के पहले हिस्से से पहले उसे किसी तरह के बड़े बोरे में डाल दिया गया था। लेकिन उसे बोरे से निकालकर किसी तरह की नाव में बैठाया गया था और नाव कुछ समय के लिए चलाई गई थी और फिर वो रुकी और उसे उथले पानी में ले जाया गया। लेकिन जैसे ही उसके पैरों ने पानी को छुआ उसे ले जाने वाले आदमी घबरा गए, चिल्लाने लगे और फिर उससे कुछ ही फीट की दूरी पर गोलाबारी शुरू हो गई। उसने कहा कि वहां बहुत ज्यादा गोलियां चली, इतनी ज्यादा कि ऐसे लगा जैसे शोर की एक पक्की दीवार उसके कानों से टकरा रही हो, जिससे वो बहरी हो गई थी। उसका अपहरण करने वाले आदमियों ने उस चीज को मारने की कोशिश की जिसने उन पर हमला किया था। वो चीख रहे थे, गालियां दे रहे थे और चिल्ला रहे थे, जबकि वो चीज उन्हें चीर रही थी। और इस अफरा तफरी में जैसे जैसे ये सब हो रहा था उसने अपनी आंखों से पट्टियां हटा दी और सुबह के अंधेरे में भाग निकले। सारा ने कहा कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वो कहाँ थे और वो कहाँ जा रही थी। लेकिन जैसे ही भोर होने लगे उसने एक पुराना फार्म हाउस देखा और उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये बात बाहर फैली तभी लोगों ने नदी की आत्मा के बारे में बात करना शुरू कर दिया। कई मूल निवासी संस्कृतियों में नदी के देवताओं या नदी की आत्माओं को लेकर पुरानी कहानियां थी, लेकिन ज्यादातर ये शांत आत्माएं होती हैं और इंसानों के मामले से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। हालांकि जैसे ही लड़की के अपहरण की खबर रिजर्वेशन में फैली ये साफ हो गया कि कई लोगों का मानना था कि नदी की आत्मा से युवा सारा का दर्द महसूस किया गया था और इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया था। ये बात और भी कुख्यात हो गई जब आदिवासी पुलिस के एक अनजान सदस्य ने केस से जुड़ी 2 बातें लीक कर दी। सबसे पहले पीड़ितों के मुंह में अनुष्ठान वाला तंबाकू मिलने की खबर ने लोगों के इस विश्वास को और मजबूत किया कि कुछ पैरानॉर्मल खेल चल रहा था। लेकिन ये दूसरा डिटेल था जिसने सचमुच रिजर्वेशन के निवासियों को डरा दिया था। उस समय तक लगभग 1 दर्जन आदिवासी पुलिस अधिकारियों और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के कई सदस्यों ने उस क्राइम सीन को देख लिया था। उन सभी ने इस बात को पक्का किया कि उन शवों की जगह के पास नदी का किनारा बहुत सारी मरी हुई नदी की मछलियों से ढका हुआ था। वो सब ऐसे पड़ी थी जैसे चमकीले छिलकों से बना कोई बेजान कालीन हो और बिल्कुल उस अनुष्ठान वाले तंबाकू की तरह उनकी मौजूदगी से भी इस विचार को मजबूत किया गया कि किडनैपर्स को नदी की आत्मा ने ही मार दिया था। लेकिन मुझे इसका जवाब बहुत आसान लग रहा था। बात यह है कि मेरे पिता वियतनाम वार में लड़ चुके एक फौजी थे और हालांकि उन्हें युद्ध के दौरान क्या किया इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की थी। एक बात थी जो उन्होंने मुझे एक बार बताई थी जिसे मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा था कि वियत कॉन्ग घात लगाकर हमला करने में माहिर थे और वो कभी भी किसी गश्त दल पर तब तक हमला नहीं करते थे जब तक उन्हें हमले की उम्मीद होती थी। वो तब तक इंतजार करते थे जिसे मेरे पिता बदलाव के पल कहते थे, जब उनकी टुकड़ी सबसे कम तैयार होती थी और तभी वो हमला करते थे।
उदाहरण के लिए वियतकॉन्ग मेरे पिता की यूनिट पर हेलीकॉप्टर से जाते समय, आधी रात को पहरा बदलते समय या शायद सबसे ज़्यादा नदी पार करते समय हमला करना चुनते थे। जिसने भी सारा के अपहरणकर्ताओं पर घात लगाकर हमला किया, उसने बदलाव के पलों के दौरान ऐसा किया और इतनी अच्छी तरह से किया कि पांचों पीड़ितों को बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने पुलिस चीफ के सामने ये थ्योरी रखी जो कुछ हद तक मेरे एनालिसिस से सहमत थे। बस एक ही समस्या थी। शवों की शुरुआती जांच के दौरान फ्रैंकलिन काउंटी कोरोनो को किसी भी शरीर पर गोलियों के अंदर जाने या बाहर निकलने के कोई निशान नहीं मिले थे, जिसका मतलब था अगर उन पर घात लगाकर हमला हुआ था तो वो किसी भी तरह की बंदूक से नहीं हुआ था। हालांकि इस बात के बहुत सारे संकेत थे कि आदमियों को किसी तेज धार वाले या ब्लेड वाले हथियार का उपयोग करके मारा गया था। लेकिन अगर ऐसा था तो सिर्फ चाकुओं से लैस आदमियों के एक समूह ने बंदूकों वाले 5 इंसानों की तस्करी करने वालों के समूह को कैसे हरा दिया। और चीफ ने ये भी बताया कि रिजर्वेशन में एक तरह की छोटे शहर वाली मानसिकता थी। भले ही एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसमें कई छोटे छोटे शहर और गांव शामिल थे। हर कोई हर किसी के काम से मतलब रखता था। आदिवासी पुलिस ने जानकारी के लिए अपील भी की थी और फोर्स और उनके लोगों के बीच भरोसे का स्तर इतना ऊंचा होने के बावजूद ये तथ्य कि कोई भी आगे नहीं आया, ये बहुत चिंताजनक था। उन्हें पहले कभी ये समस्या नहीं हुई थी। कोई ना कोई हमेशा टिप या जानकारी के साथ आगे आता था, खासकर अगर ये रिजर्वेशन की भलाई के लिए हो। बाहर वाले लोग उस जगह की कानूनी खामियों का फायदा उठाने की फितरत में रहते थे, लेकिन रिजर्वेशन के निवासी ऐसा होने से रोकने के लिए उतनी ही मुशद्दत से रहते थे। इसीलिए किसी का भी आगे ना आना इस बात का सबूत लग रहा था कि कोई कुछ भी नहीं जानता था और जो फिर से एक रिजर्वेशन जैसी जगह के लिए बहुत ही परेशान करने वाला था। और यहीं पर आदिवासी पुलिस जांच करने की दीवार से टकरा गई। कुछ बहस के बाद उन्होंने FBI के न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस से संपर्क किया और मदद मांगी। जब तक मैं वापस पहुंचा, अगवा की गई कनाडाई लड़की को क्यूबेक में उसके माता पिता को सौंप दिया गया था, जो मुझे यकीन है कि एक बहुत ही खुशी भरा मिलन रहा होगा। मैंने आदिवासी पुलिस के चीफ के साथ डिनर किया कि इस फाइल अपने मोटल के कमरे में ले गया और फिर अगली सुबह मैं चीफ और उनके अधिकारियों से बात करने के लिए थाने में गया। मैंने जो पहली चीज की, ब्यूरो और आदिवासी पुलिस के बीच भरोसा फिर से कायम करने की कोशिश में, वो ये थी कि उनसे पूछा कि हम उनकी जांच में कहां और कैसे मदद कर सकते हैं। मैं वहां टीवी के किसी भी पुलिस ड्रामा की तरह काम को अपने हाथ में लेने और उन्हें किनारा करने के लिए नहीं था। मैं वहां उनके कामों को ब्यूरो की बड़ी जेबों और महंगे उपकरणों के साथ और तेज करने के लिए गया था। वो आभारी लगे, भले ही मेरी मदद को लेकर थोड़े शक में थे, लेकिन उनकी भी कुछ मांगे थे। सबसे पहले फ्रैंकलिन काउंटी के कोरोनो के पास कर्मचारियों की इतनी कमी थी कि वो 5 ऑटोप्सीज पूरी करने के लिए जनजाति को कोई पक्की तारीख नहीं दे सकते थे। ये देखते हुए कि उन्हें 5 को आगे बढ़ाने के लिए नतीजों की जरूरत थी, मैं सबसे पहला काम ऑटोप्सी जल्दी करवाने में मदद कर सकता था। दूसरा काम मैं ये कर सकता था कि FBI से कुछ फॉरेंसिक वालों से क्राइम सीन को फिर से देखने को कहूँ, क्योंकि अभी तक वो इसे सिर्फ अपनी आंखों से ही देख पाए थे। मुझे गलत मत समझना, उनके पास जो थोड़ा बहुत था उससे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उन्हें नदी के गोताखोरों की जरूरत थी और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो ये पता लगा सके कि उनके पीड़ित वास्तव में कौन थे, जिसके लिए क्यूबेक और ओंटारियो में पुलिस के साथ सीधा संपर्क स्थापित करना पड़ता। ये बहुत काम था, लेकिन मेरे पास ब्यूरो का समर्थन था और कुछ ही दिनों में मैं पहला नतीजा दे पाया। हेडक्वार्टर्स में एक फ़ोन करने के बाद न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस से 2 फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट मेलोन में कोरोनो ऑफिस पहुंच गए। वहां के लोग उन्हें अपना काम करने देने में बहुत खुश थे और इसका मतलब था कि हमें उसी दिन दोपहर तक अपनी ऑटोप्सीज के नतीजे मिल गए। शुरुआती जांच में किसी भी शरीर पर गोली लगने का एक भी पक्का घाव नहीं मिला था, लेकिन ऑटोप्सी के नतीजों ने दिखाया कि वो उनसे छलनी हो चुके थे। सिर्फ एक शरीर के धड़ से लगभग
30 छेदार पर हो रहे थे, जिसका मतलब था कि लगभग 30 गोलियां उनकी छाती और पेट को चीरते हुए उनकी पीठ से मांस से बाहर निकल गई थी। इस भारी गोलाबारी और तबाही से ऐसा लगता था कि तस्करों पर या तो कम हथियारों वाले आदमियों के एक बड़े ग्रुप ने हमला किया था या फिर बहुत ही भारी मशीन गनों से लैस एक छोटे ग्रुप ने। आदिवासी पुलिस के लिए दोनों ही बातें हजम करना मुश्किल था। उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि हथियारों से लैस आदमियों का एक बड़ा ग्रुप रिजर्वेशन के चारों ओर घूम रहा था और उन्हें खबर भी नहीं लगी थी। और जहां तक भारी मशीन गनों की बात थी, रिजर्वेशन में किसी के पास भी इस तरह के खतरनाक हथियार नहीं थे। और फिर जब क्राइम सीन की फॉरेंसिक एनालिसिस की गई तो उसने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। तो क्या आपको उन सारी मरी हुई मछलियां याद हैं जिन्होंने सभी को इतना डरा दिया था? पीड़ितों के मुंह में अनुष्ठान वाला तंबाकू पाइप मिलना एक अलग बात थी, लेकिन हम किनारे पर पड़ी उन सारी मरी हुई मछलियों को कैसे समझाते? खैर, उन सभी मरी हुई मछलियों का रहस्य उसी समय सुलझ गया जब ये पता चला कि तस्करों की नाव कहाँ चली गई थी। वो नदी के तल में थी, जिसमें गोलियों से छलनी हुए अफगानी हीरोइन के पोरे थे। वो सारी मछलियां उस नाव के आसपास तैर रही थी और वो तेज हेरोइन उनके अंदर जा रही थी, जो पानी में रिस रही थी। और फिर वो पानी की सतह पर तैरने लगी और किनारे की तरफ आ गई, पूरी तरह से मरी हुई। लेकिन जो बात जांचकर्ता समझ नहीं पा रहे थे वो ये थी कि 9 mm और 45 कैलिबर की गोलियों के खोल के बीच माउजर का एक अकेला खोल क्यों पड़ा था। ये एक बहुत ही दुर्लभ और पुरानी गोली थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इस्तेमाल होती थी। हेरोइन के मिलने से पहले ये सवाल उठा कि क्या ये हत्याएं किसी विरोधी गुट ने की थी या ये घटना खुद किसी ड्रग डील के बिगड़ने का नतीजा थी। इस थ्योरी को तब और बल मिला जब ओंटारियो पुलिस ने ये कंफर्म करने के लिए संपर्क किया कि कई कनाडाई तस्करों के रैकेट इस इलाके के रास्तों का इस्तेमाल अमेरिका की सीमा पार सामान ले जाने के लिए करते थे। और फिर जाहिर है उनके बीच का सीधा मुकाबला कभी टकराव की वजह बनता था। लेकिन उनके मुंह में पाइप तंबाकू की मौजूदगी के बारे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि बात इससे कुछ ज्यादा बड़ी थी। कुछ आदिवासी पुलिस वालों ने सुझाव दिया कि शायद इसके जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए रखा गया हो, ताकि इंटरनेशनल स्मगलिंग गिरोह के बजाय स्थानीय मुहाक लोगों पर शक करें। मैं उनके शरीर को म्यूटिलेट करके एक मिसाल कायम करने की बात तो समझ सकता था, लेकिन अनुष्ठान वाला तंबाकू हासिल करने की परेशानी क्यों उठाना और उनके शवों को काटने लटकाने के बाद उन पर मुट्ठी भर तंबाकू फेंकने के बजाय उसे इसी सटीक जगह पर रखने की जहमत क्यों उठाना। नहीं, मेरे लिए ये कोई दिखावा या भटकाव वाली बात नहीं थी। ये जानबूझकर और सोच समझकर किया गया था, जिसका मतलब था कि हथियार रिजर्वेशन में ही मौजूद थे। फिर जब ये सवाल आया कि ऐसा करने के लिए कोई इतना मोटिवेट क्यों होगा, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि मैं सबसे पहले किससे बात करना चाहता था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे लगता है कि ये कुछ बहुत ही जरूरी बात समझाने का समय है। कुछ लोगों को आदर्श दुनिया की सोच में FBI उस मामले की जांच नहीं करेगी जिसमें बच्चों की तस्करी करने वाले 5 लोगों को मार दिया गया हो और उनका कैदी बिना किसी खरोच के भाग निकला हो। लेकिन इस देश में अपनी मर्जी से इंसाफ करना गैर कानूनी होने की एक वजह है, एक जांचकर्ता के नजरिए से। हमें नहीं पता कि ये लोग कौन थे। हाँ, हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों की तस्करी करते हों, लेकिन क्या सभी? और क्या होगा अगर वो छोटी लड़की सारा उस रात नाव पर अकेली नहीं थी? हो सकता है और भी शव हों जिनका कोई हिसाब ना हो और कमजोर तस्करी किए गए लोगों को गलत पहचान के चलते उनके किडनैपर्स के साथ ही मार दिया गया हो। इसीलिए हमें इस बात की तह तक जाना था कि क्या हुआ था, और हम बस ये कह नहीं सकते थे कि चलो बढ़िया 5 घटिया लोग मारे गए, अब जल्द काम खत्म करके ठंडी बियर और कॉकटेल्स का मजा लेते हैं। मेरी बात करने वालों की लिस्ट में सबसे पहला और अकेला व्यक्ति वुल्फ ट्रेवल था, जो 15 साल पहले लापता हुए हार्पर ट्रेवल का पिता था।
वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक डिसेबल्ड वेटरन था जो अपनी सेना की पेंशन पर अकेले ऐसी बिना जुती हुई खेत की जमीन के टुकड़े पर रह रहा था जिस पर पीढ़ियों से उसके परिवार का मालिकाना हक था। पहले तो एक छड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए अपने घर से बाहर आने के बाद उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। और सच कहूँ तो मैं पूरी तरह समझता था कि क्यों, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं ना सिर्फ ऐसी खबर लाया हूँ जिसने उसकी बेटी के अपहरण के दावों को सही साबित कर दिया, बल्कि एक ऐसा मौका भी है कि हम उन लोगों को सजा दिला सकें जिन्होंने उसे ले जाकर ये क्राइम किया था। उसके बाद उसने मुझे थोड़ा खुलकर बात की और मुझे अपने घर के अंदर बुलाया। मिस्टर ट्रेम्बल के अंदर जाते ही सबसे पहला काम मुझे अपनी लापता बेटी की तस्वीर दिखाने का किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो हर एक दिन उसके बारे में सोचते थे और उसकी याद ही एकमात्र चीज थी जो उन्हें हर सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देती थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी किसी अपने को इस तरह खोया है, और मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि मुझे कभी ये ना जानना पड़े कि कैसा लगता है, और फिर केवल तभी वो तस्करों के बारे में बात करने के लिए राजी हुए। जैसे कि बात निकली, मिस्टर ट्रेम्बल ने इस इलाके की सीमाओं पर तस्करी के नेटवर्क के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। एक दूसरे से मुकाबला करने वाले गुटों की एक श्रृंखला सिगरेटें, ड्रग्स, बंदूकों और यहाँ तक कि लोगों की सीमा की आर पार तस्करी करती थी। और मिस्टर ट्रेम्बल को काफ़ी हद तक ये यकीन था कि उन्हीं गुटों में से एक ने उनकी बेटी का अपहरण किया था। जाहिर है उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। उन्हें ये भी पता नहीं था कि उनकी बेटी को कहाँ ले जाया गया था या वो जिंदा थी भी या नहीं, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये उन गुटों में से होना चाहिए, और अगर इससे उन्हें हथकड़ी में देखने को मिलता तो वो मेरी मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार थे। और मैंने उन्हें जो कुछ भी बताया उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया। कहा कि मैं सीमा के कनाडाई हिस्से पर पुलिस के साथ बेहतर बातचीत के बारे में उनकी सलाह मानूंगा, और फिर पुलिस चीफ को ये बताने के लिए हॉन्ग्सबर्ग पुलिस थाने की ओर चल दिया कि मैंने क्या जाना था। चीफ को इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। टॉरबेल ने उस विषय पर इतना समय बिताया था, लेकिन उन्हें इस बात की हैरानी थी कि उन्होंने मुझसे बात करने का समय निकाल लिया था। चीफ ने दावा किया कि वुल्फ टॉरबेल ने एक बार कहा था कि जो अगला FBI वाला उनकी ज़मीन पर कदम रखेगा उसे वहीं दफना दिया जाएगा। तो ये तथ्य कि मैं उनकी ज़मीन से जिंदा वापस आ गया था किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगले कुछ दिनों के दौरान मैंने और आदिवासी पुलिस के अधिकारियों ने उस इलाके के तस्करी के पूरे काम की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की, और हमने मुख्य रूप से क्यूबेक और ओंटारियो में पुलिस विभागों का सहयोग हासिल करने के बाद ये कामयाबी हासिल की, जिन्होंने बताया कि ये काफ़ी लंबे समय से उनकी तरफ भी एक समस्या बनी हुई थी। इलाके के दो देशों में फैले होने के कारण ये हमेशा से एक मुद्दा रहा था, लेकिन 70 के दशक की शुरुआत से सीमा पार ड्रग्स और लोगों की तस्करी अमेरिकी कनाडाई सीमा के समुदायों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, और इससे दिन भर का बहुत भारी काम हुआ। और इसके अंत तक हमारे पास दो अलग अलग कॉक बोर्ड्स पर दो अलग अलग लिंक चार्ट थे, एक अंग्रेजी बोलने वाले ग्रुप्स के लिए और दूसरा फ्रांसी कनाडाई ग्रुप्स के लिए। ज़्यादातर या तो ड्रग्स या बंदूकों में विशेषज्ञ लग रहे थे, दोनों में शायद ही कभी। लेकिन जिन लोगों में हमें दिलचस्पी थी वो थे जो लोगों को इधर उधर ले जाते थे, लेकिन हमारी झुलझुलाहट के लिए उन्हें पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि मानवीय तस्करी से जुड़े मामले बहुत कम सामने आते थे। और जैसे कि मैंने कहा, इससे दिन बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए अपने मोटल के कमरे में जाने से पहले मैं उनका स्टेक हैश खाने के लिए फिर से द बियर डैन डाइनर में रुक गया। ये बंद होने का समय था और मैं वहाँ अकेला इंसान था, लेकिन मालिक मुझे उस शाम का अपना आखिरी ग्राहक बनाकर बहुत खुश लग रहा था। जब मैंने खाना खत्म कर लिया तो वो मेरे लिए अपनी तरफ से एक कप कॉफ़ी ले आया। उसने नदी के पास हुई उस घटना के बारे में सुनना था और उसने अंदाज़ा लगाया था कि मैं पक्का केस सुलझाने में मदद करने आया हूँ, कोई बाहरी पुलिस वाला हूँगा। मैंने उससे कहा कि इतनी अच्छी तरह से बात का अंदाज़ा लगाने की वजह से उसे एक जासूस होना चाहिए था।
और उसके बाद जो मुझे यकीन है कि एक बहुत ही पोलाइट हंसी रही होगी, उसने पूछा कि जांच कैसे चल रही है। मैंने कहा कि ये बस ठीक ठाक चल रही है, बस कुछ छोटी मोटी अड़चनों को छोड़कर और सब कुछ हो जाएगा। तो ये स्थानीय अपराध में सेंध लगाने के मामले में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। डाइनर के मालिक ने तब कहा कि स्थानीय पुलिस बल के इनकॉम्पिटेंट होने के कारण उसे इस बात का बहुत शक है, और शिष्टाचार के नाते मैंने बस उससे पूछा कि उसके कहने का क्या मतलब था, और अपनी मुफ्त कॉफ़ी पीते हुए उसे समझाया कि कभी कभी स्थानीय पुलिस कॉल का जवाब ही नहीं देती थी। एक रात ठीक 1 हफ्ते पहले या उसके आसपास डाइनर के मालिक को आधी रात में बाथरूम जाना पड़ा। अपनी बढ़ती उम्र के कारण उसका पेट पहले की तरह साफ नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हालांकि उसे प्रकृति की पुकार सुनकर राहत मिली, वो अपना काम ठीक से खत्म करने से पहले काफी देर तक पुराने पोर्सलिन थ्रोन पर बैठा रहा। लेकिन उस दौरान और सर्दियों के रात के सन्नाटे में उसे लगा कि उसने दूर कहीं जोरदार गोलीबारी सुनी थी। और फिर एक और बार उसने कहा कि उस शाम उसे पूरा यकीन नहीं था कि उसने क्या सुना था। लेकिन अगले दिन जब हत्या की खबर पूरे शहर में फैल गई तो उसने जो सुना था उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आदिवासी पुलिस को कॉल किया। जिस अधिकारी ने उससे बात की थी उसने कहा कि वो कॉल को नोट कर लेगा और फिर पहला मौका मिलते ही चीफ को बता देगा। लेकिन उसे कभी पलटकर कॉल नहीं आया। जब उसने चीफ से पूछा कि मुझे इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई तो उन्होंने कहा कि वो ये पहली बार सुन रहे थे। और उस दिन अधिकारी टॉयलर वॉन डेस्क संभाल रहा था। दूसरी ओर वॉन ने कमजोर सी माफी मांगने के अलावा कुछ खास नहीं कहा और बोला कि वो उस दिन बहुत जल्दी काम शुरू करने की वजह से थक गया था। मुझे ये बहुत बड़ी रुकावट या हाथ से निकला हुआ मौका ये ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन मुझे ये अजीब जरूर लगा कि कोई अधिकारी इतनी अहम बात को रिकॉर्ड करना भूल जाएगा। कनाडा के विभाग से आने वाले कॉल की बदौलत यहाँ वहाँ सिर्फ थोड़ी सी तस्करी के साथ अगले कुछ दिन काफी धीमे रहे। लेकिन अचानक फिर केस में एक सफलता मिली जिसने सभी को भाग दौड़ में लगा दिया। हमें न्यू हैम्पशायर के एक पुराने हथियारों के व्यापारी का फोन आया। नदी किनारे हुई हत्याओं में इस्तेमाल किए गए ऑटोमेटिक वेपन्स के बारे में हमने जो प्रेस रिलीज निकाली थी उसे सुनकर उसने एक अजीब सी बिक्री की रिपोर्ट करने के लिए FBI से संपर्क किया था। उसका एंटीक व्यापार वर्ल्ड वार 2 के हथियारों और उपकरणों में विशेषज्ञ था, और जबकि वो पुराने हथियारों की बिक्री से यहाँ वहाँ थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था, उसने जिसे आप ऐतिहासिक गोला बारूद कह सकते हैं, ये ऐसी चीज जो अब नहीं बनती, उन्हें बेचकर बहुत पैसा कमाया था। हत्याओं से लगभग 3 या 4 महीने पहले उसे माउजर गोलियों के एक पूरे डिब्बे का फोन पर ऑर्डर मिला था, और वो भी कोई नकली नहीं बल्कि असली गोलियां। और अगर आपको याद हो, क्राइम सीन पर मिला गोलियों के खोल में से एक ठीक इसी दुर्लभ आकार का था। एंटीक डीलर रियनेक्टर्स के साथ बहुत काम करता था। आप जानते हैं ना, वो लोग वो पुरानी वर्दी पहनते हैं और फिर एक मैदान में दौड़ते हुए एक दूसरे पर गोलियां चलाने का नाटक करते हैं और फिर मरने का नाटक करते हैं। उनके नाटक के लिए उन्हें हमेशा बहुत सारे पुराने जमाने के गोला बारूद की जरूरत होती थी, इसीलिए उस आदमी ने इससे बहुत पैसा कमाया। और जब भी वो असली की गोलियां बेचता था तो वो निशाना लगाने वालों को केवल कुछ ही डिब्बे बेचता था, पूरे बड़े डिब्बे नहीं। हत्याओं से कुछ ही दिन पहले जब वो आदमी गोलियां लेने आया तो वो न्यूयॉर्क की नंबर प्लेट वाली एक कार में आया था। लंगड़ा कर चलता था, और हालांकि उसने ये कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन हमारे एंटीक डीलर को पूरा यकीन था कि वो आदमी एक पूरा फौजी था। ये वुल्फ ट्रेबल था, ये वही होना चाहिए। जैसे ही मैंने एंटीक डीलर के साथ फोन पर बात खत्म की, जो कि शाम को काफी देर से हुआ था, मैंने पुलिस चीफ को कॉल किया और फिर अगले दिन सुबह मिस्टर ट्रेवल से मिलने की व्यवस्था की, क्योंकि जब उन्हें शक के घेरे में माना जा रहा था, इसीलिए मैं उसे पहले से खबर नहीं करना चाहता था कि हम उसके पास आने की योजना बना रहे थे। फिर भी मुझे नहीं पता था कि वो वैसे भी फोन का जवाब नहीं दे पाता। अगली सुबह जब मैं और चीफ उसके घर पे पहुंचे तो वुल्फ ट्रेवल के सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था, और जब मैंने उसे आवाज़ दी तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला।
मैंने और चीफ ने अपनी बंदूकें निकाल ली और फिर ट्रेवल के घर में चुपके से घुसे, ये ना जानते हुए कि क्या होने वाला है, लेकिन ये जानते हुए कि ये बहुत बुरा होने वाला है। फिर जब हम उस आदमी की रसोई में गए तो हमने उसे पाया। मैंने पहले ही नदी पर हुई हत्याओं की क्राइम फोटोज देख ली थी और वुल्फ ट्रेवल का जो कुछ बचा था वो ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसे उन तस्वीरों में बचे हुए शवों का हाल था। वो पूरी तरह से कटा फटा था, उसे इतनी बुरी तरह काटा गया था कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। किसी ने उसका सिर ले लिया था और फिर उसे किचन काउंटर पर लिटा दिया था। ट्रेवल का जबड़ा थोड़ा ढीला था और उसके मुंह के अंदर मुझे उसके सामने के दांतों के पीछे कुछ गहरी और गीली चीज का एक गुच्छा दिखाई दिया। ये अनुष्ठान वाला पाइप तंबाकू था, ठीक वैसा ही जैसा नदी के पास पीड़ितों के मुंह में पाया गया था। चीफ ने अपनी पेट्रोल कार के रेडियो का इस्तेमाल करके मदद के लिए कॉल किया और 1 घंटे के भीतर उनके अधिकारियों ने क्राइम सीन को सील कर दिया था और फॉरेंसिक वाले रास्ते में थे। लेकिन जैसे ही चीफ के पहले अधिकारी पहुंचे, हमें खबर मिली कि ऑफिसर वॉन उस दिन काम पर नहीं आया था, जो हाल ही में हुई हत्याओं को देखते हुए जाहिर तौर पर बहुत चिंताजनक था। टाइलर वॉन वही सुस्त लेकिन अच्छे इरादे वाला अधिकारी था जो एक बार कॉल को लॉक करना भूल गया था। चीफ ने बताया कि वो अपनी मां के साथ होगन्सबर्ग के ठीक बाहर एक छोटे से घर में रहता था, लेकिन जब चीफ और मैं वहां गए तो वो वहां भी नहीं था। जब चीफ उसकी मां से पूछ रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी और सहयोगी बूढ़ी औरत थी, कि उन्हें क्या लगता है कि उनका बेटा कहाँ हो सकता है, तो मेरी नज़र पूरे कमरे में घूमने लगी। मिसेज वॉन ने लगभग हर दिखाई देने वाली जगह पर अपने परिवार की तस्वीरें टांग रखी थी, जिनमें उनके पुलिस अधिकारी बेटे टाइलर की भी तस्वीरें शामिल थी। मुझे उसे बचपन से बड़े होते हुए देखना काफी अच्छा लगा, क्योंकि तस्वीरें बचपन से लेकर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के अंत और ग्रेजुएशन तक की थी। लेकिन एक तस्वीर ऐसी थी जिसने सचमुच मेरा ध्यान खींचा, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि मैंने तस्वीर के दोनों लोगों को पहचान लिया था। ऐसा लग रहा था कि ये किसी विंटर फॉर्मल के दौरान ली गई थी और इसमें 10वीं या 11वीं का टाइलर एक ऐसी युवा लड़की के साथ खड़ा था जो बहुत बहुत जानी पहचानी लग रही थी। जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने बड़ी विनम्रता से चीफ और मिसेज वॉन को टोकते हुए पूछा कि तस्वीर में लड़की कौन थी, और मुझे बताने से पहले उनके चेहरे पर एक उदासी छा गई। वो हार्पर ट्रेवल है। टाइलर अपने हाई स्कूल के दिनों में उसे बहुत पसंद करता था। दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था, यहाँ तक कि एक डांस में भी साथ गए थे, और जब वो लापता हो गई तो उसका दिल टूट गया था। मैं और चीफ सुन रह गए, लेकिन चीफ को ज़्यादा हैरानी हुई क्योंकि अधिकारी वॉन के साथ काम करते हुए लगभग 10 साल बीत जाने के बाद भी उसने एक बार भी लापता ट्रेवल लड़की को डेट करने का जिक्र नहीं किया था। लेकिन अधिकारी वॉन के बारे में चीफ ने केवल यही एक अजीब चीज नहीं देखी थी। नदी पर हत्याओं वाली रात वॉन ने हेडक्वार्टर में रेडियो करके दावा किया था कि उसने कुछ बाहरी लोगों का रिजर्वेशन के किनारे पर लगाए गए किसी अवैध शराब के ठेके तक पीछा किया था। क्योंकि वो अभी भी गाड़ी चला रहा था, इसीलिए उसने केवल अपनी लोकेशन और दिशा का एक कच्चा अंदाजा ही दिया था। लेकिन फिर वो अचानक चिल्लाने लगता है कि उन्होंने उसे पीछे आते देख लिया है और उस पर गोलीबारी शुरू कर दी है। फिर वो पूरी तरह से रेडियो से गायब हो जाता है। ड्यूटी पर मौजूद हर आदिवासी अधिकारी और यहाँ तक कि कुछ जो छुट्टी पर थे, वो सभी वॉन की बताई हुई आखिरी जगह की तरफ तेज गाड़ी भगाते हुए पहुँचते हैं। और जब मैंने पूछा कि वो जगह कहाँ थी, तो चीफ ने मुझे बताया कि वो नदी पर हुई हत्याओं के क्राइम सीन से उतनी ही दूर थी जितना कि रिजर्वेशन के अंदर रहते हुए मुमकिन था। बस परेशानी ये थी कि जब वो उस जगह पर पहुंचे और वॉन या उन गोली चलाने वाले शराबी तस्करों की तलाश शुरू की, तो उन्हें दोनों में से किसी का भी नामो निशान नहीं मिला। वापस उस स्टेशन में मिलता है ये दावा करते हुए कि उसने उन गनमैन्स को पीछे छोड़ दिया और अपनी जान बचा ली। चीफ ने मुझे ये सब तब तक नहीं बताया जब तक कि हम वापस अपनी कार में नहीं बैठ गए और हम उस फिशिंग शैक की तरफ नहीं जा रहे थे जिसके बारे में वॉन की मां ने दावा किया था कि वो अक्सर वहां पर जाया करता था। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें उसे ढूंढने की जिम्मेदारी दी जाती
तो वो उसे वहीं ढूंढते और वो सही थे। उस जर्जर पुरानी लकड़ी पकड़ने वाली झोपड़ी के अंदर अधिकारी टाइलर वॉन का बचा कुचा शरीर लकड़ी की दीवारों और फर्श पर चारों ओर फैला हुआ था। और मुझे यकीन है कि इस समय तक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उसके मुंह में क्या ठूसा गया था। उस झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा प्लास्टिक का बैग भी मौजूद था जिसमें वो माउजर की गोलियों के खोल थे जो नदी के क्राइम सीन से गायब थे, एक को छोड़कर बेशक। और ये सवाल कि उन्हें किस चीज से फायर किया गया था, उसका जवाब वुल्फ ट्रैवल की संपत्ति की पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद मिला। बोस्टोनिया की लड़ाई के दौरान घायल होने के बाद वुल्फ ट्रैवल सिर्फ एक पर्पल हार्ट लेकर ही घर वापस नहीं आया था। किसी कारण से उसे सेना से बाहर होने पर उस पर राइफल को अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी जिससे उसने लड़ाई लड़ी थी। आदिवासी पुलिस के पास इसे रजिस्टर कराने के बाद इसने उस घर के मेंटल पर एक गरफ की जगह ले ली थी। लेकिन सेना को ये नहीं पता था कि उस पुराने घायल भेड़िए ने अपने साथ एक और हथियार घर लाया था जिसे टुकड़े में तोड़कर उसके सामान के बीच छिपा दिया गया था। घर पहुंचने पर उसने इसे अपने तहखाने में फिर से जोड़ लिया था और वहीं ये 35 सालों से ज्यादा सालों तक पड़ा रहा। एक लगभग नई जैसी जर्मन में बनाई गई माउजर 42 जिसे ज्यादातर MG42 के नाम से जाना जाता था। हमें अंदाजा था कि हथियार किसने दिया था, हमें अंदाजा था कि ट्रिगर किसने खींचा था, हमें इस बात का भी अंदाजा था कि हमारे हत्यारे ने ट्रिगर क्यों खींचा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसके बचपन के प्यार का अपहरण उसी संगठन ने किया था जिसके सदस्य वो पीड़ित थे। लेकिन हम ये पता नहीं लगा सके जो मैं आज तक कभी पता नहीं लगा पाया हूँ कि वॉन और ट्रैवल को किसने मारा और क्यों। केस की केवल एक और बात, जांच की इतनी बड़ी दीवार से टकराने से पहले की आखिरी बात जिसके कारण हमें जांच छोड़नी पड़ी वो ये थी, वुल्फ के तहखाने से उस जर्मन मशीन गन को निकालने और टाइलर वॉन की मछली पकड़ने वाली झोपड़ी से गायब बैलिस्टिक एविडेंस बरामद करने के कुछ ही दिनों बाद 3 नन्हे शव नदी के बहाव की दिशा से लगभग 9 या 10 मील दूर सेंट रीगिस नदी के किनारे पर बहकर आ गए। उस रात तस्करों की नाव पर अगवा की गई छोटी सारा अकेली नहीं थी, 3 और बच्चे थे, 2 कनाडाई बच्चे और एक अमेरिकी बच्चा। तीनों ही वुल्फ ट्रैवल द्वारा खरीदी गई उन पुरानी गोलियों से छलनी हो चुके थे। मुझे लगा कि जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है तो ट्रैवल और वॉन को इसे कुछ ऐसा दिखाना पड़ा जो ये नहीं था। लेकिन वो अकेले काम नहीं कर रहे होंगे, ये नामुमकिन है कि वो अकेले काम कर रहे थे, क्योंकि अगर वो थे तो फिर किसने उनकी हमेशा के लिए चुप्पी सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ बिल्कुल वही क्रूर काम किया था। मैं अपनी माँ की तरफ से मुहाक हो सकता हूँ, लेकिन मैं उन मान्यताओं को नहीं मानता जिनमें ऐसी चीजें शामिल हों जिन्हें मैं देख ये छू नहीं सकता। मैं ये नहीं मानता कि उन लोगों के साथ जो हुआ, चाहे वो तस्कर हो, अगवा किए गए बच्चे हों या वो जिन्होंने उन्हें मारा, उसके लिए किसी तरह की आत्मा जिम्मेवार थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ कोई है, शायद वो अभी भी रिजर्वेशन में है, शायद नहीं, जिसने अंधी नफरत या बदले की प्यास में आकर कुछ ऐसा किया जिसे सच में माफ नहीं किया जा सकता। और मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसी पछतावे में जीऊंगा कि मैं उन्हें सजा नहीं दिला सका। शायद ये कहानी कि मैं उन्हें सजा क्यों नहीं दिला पाया मेरी आत्मकथा का एक और चैप्टर बन सकती है, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस कहानी की तुलना में बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली और बहुत कम बेचैन करने वाली कहानी होगी। मेरा नाम कौबा है, मैं एक लंबे समय से कहानियाँ सुनने वाला हूँ और मुझे लगा कि अब मुझे भी बैठकर अपनी कहानी लिखनी चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ वॉशिंगटन में यहाँ याकामा इंडियन रिजर्वेशन में रहता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई है और यहाँ की असलियत उस चीज़ से बहुत अलग है जो आप शायद टीवी पर देखते होंगे या जिसके बारे में आप पढ़ते होंगे। यहाँ बहुत सी नेचुरल ब्यूटी है और ये बात पूरी तरह से सच है। भले ही मैं कैसाकेड्स के नज़ारों के बीच पड़ा हुआ हूँ, आप सोचते होंगे कि जब भी मैं बाहर होता हूँ तो अब मुझे इसकी आदत सी हो गई होगी, लेकिन हर बार जब आप गाड़ी चलाते हुए नज़ारे घूमते हैं
या आप शिकार करने या मछली पकड़ने जाते हैं तो हमेशा लगभग एक ऐसा वाव पल आता है जहां पहाड़ों पर रोशनी बिल्कुल सही तरीके से पड़ती है, या आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल हॉबिट फिल्म की तरह लगती है। मुझे वो नज़ारा बहुत पसंद है वैसे ही, लेकिन उस सभी प्राकृतिक सुंदरता के नीचे ये रिजर्वेशन पर बहुत सी मुश्किलें और बहुत सी हिंसा भी है। यहाँ रिजर्वेशन पर बहुत सी मुश्किलें और बहुत सी हिंसा भी है, खासकर जब बात ड्रग्स और शराब की लत की आती है। ड्रग्स, विशेष रूप से मैथ, इस समय इस रिजर्वेशन पर सचमुच दशकों से काले बादल की तरह लटक रहा है। ये हर जगह है, लोगों की जिंदगी के हर कोने में रिस रहा है। मैं अच्छे लोगों को, परिवार वाले लोगों को, जिनके पास नौकरियां और वो सब कुछ था जो एक इंसान चाह सकता है, अपनी पूरी जिंदगी को इसमें निकलते हुए देखा है। ये यहाँ सिर्फ एक ड्रग नहीं है, ये एक ऐसी बीमारी की तरह ज्यादा है जिसने पूरे समुदाय में अपनी जड़ें जमा ली हैं, जिसने लगभग किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा है। आप इसे उन छोटे बच्चों की खाली और थकी हुई आंखों में देख सकते हैं जिनके माता पिता इसके प्रभाव में हैं, और आप इसे उन खाली बोर्ड से बंद घरों में देख सकते हैं जो कभी एक ही परिवार की कई पीढ़ियों का घर हुआ करते थे। और आप इसे अपराध की दरों में देख सकते हैं जो साल दर साल बिना चूके बस बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे कि मेरे एक पुराने दोस्त ने कहा था, ये सामान्य जिंदगी को लेता है और इसे किसी तरह की सर्वाइवल स्थिति में बदल देता है। और सर्वाइवल स्थितियों में आपके पास शिकारी होते हैं, और जहाँ शिकारी होते हैं वहाँ शिकार जरूर होता है। सभी लूटपाट, सेंधमारी और चोरियाँ काफी बुरी हैं, लेकिन हिंसा अब तक की सबसे बुरी चीज है। ये सिर्फ वो मारपीट नहीं है जिसके बारे में आप सुनते हैं, बल्कि डर और अविश्वास का पूरा माहौल है जो ये पैदा करता है। मैंने देखा है कि कैसे मैथ लोगों को बदल सकता है, कैसे वो पैरानोया, आक्रमण और आखिरकार पागलपन में खुद को खो देते हैं, जो मुझे एक ऐसी कहानी की ओर ले जाता है जो आज भी मेरी रीढ़ में सिरहन पैदा कर देती है। जब मैं बच्चा था तब एक हाई स्कूल टीचर थी जिन्हें मैं बस मिसेस एल कहूँगा। वो उन अच्छे लोगों में से एक थी जो आपको भविष्य की उम्मीद से भर देते हैं। वो स्थानीय स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों के साथ उनका ऐसा तरीका था कि सीखना एक मजा लगता था, ना कि कोई बोझ। उनकी क्लासरूम एक पनाहगाह की तरह थी, एक ऐसी जगह जहां आप बाहरी दुनिया में चल रही बाकी सभी बुरी चीजों के बारे में भूल सकते थे। और मिसेज एल शहर के किनारे के पास एक छोटे लेकिन आरामदायक दिखने वाले छोटे से घर में रहती थी, जहां घर कम होने लगते थे और जंगल हावी होने लगता था। वो अपनी दयालु नेचर के लिए जानी जाती थी, अक्सर बच्चों के लिए कुकीज बेक करती थी या कम्युनिटी इवेंट्स में मदद करती थी, और उन्हें सभी लोग प्यार करते थे, ना कि केवल उनके छात्र बल्कि पूरा समुदाय। लेकिन फिर एक रात कुछ बहुत ही दुखद और भयानक हुआ, लेकिन साथ ही कुछ इतना अजीब भी जिसे इतने सालों बाद भी मेरा दिमाग समझ नहीं पाता है। एक आदमी था नैश, जिसे हर कोई जानता था कि वो मैथ में गहराई तक डूबा हुआ था। वो सालों से मुसीबतों में आता जाता रहता था, लेकिन फिर एक दिन वो हमेशा से भी ज्यादा अजीब तरह से बर्ताव करने लगा, और ये बात फैल गई कि उसे लगता है कि लोग उसके पीछे पड़े हैं, कि उसकी जासूसी की जा रही है, ये ऐसी ही कोई बकवास। लेकिन दूसरे लोग साफ तौर पर देख सकते थे कि उसके साथ क्या हो रहा था। ये मैथ था जो उसके दिमाग को सड़ा रहा था, और इसके कुछ ही समय बाद ऐसे लगा जैसे उसने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया था। एक रात, शायद कई दिनों तक क्रिस्टल का लगातार नशा करने के बाद नैश अपने घर से बाहर निकला और पूरी तरह से पागल और बेचैन होकर रिजर्वेशन में घूमने लगा। हर कोई जानता था कि जब वो ऐसा बर्ताव करता था तो उन्हें अपने दरवाजे बंद रखने चाहिए और उससे कोई भी संपर्क नहीं करना चाहिए। और आमतौर पर नशा उतरना शुरू होते ही वो सीधे अपने घर तक चला जाता था और फिर पूरी रात अंदर रहकर नशा करता था। लेकिन उस रात को जो हुआ वो किसी ने भी अपने बुरे सपने में नहीं सोचा था। मैथ से पैदा हुए अपने पागलपन में नैश ने फैसला किया कि वो सामने आने वाले हर घर में सेंधमारी करेगा, और उसके सामने जो घर आया वो हमारी प्यारी मिसेज एल का था।
जो हुआ उसकी बातें बहुत ही भयानक हैं। कुछ ऐसा जिसके बारे में बात करने की भी हम में से ज़्यादातर लोगों की हिम्मत नहीं होती। उसने सिर्फ उन्हें मारा ही नहीं, उसने उनके शरीर के कुछ हिस्सों को खा लिया। उस मैथ के कारण, सड़े हुए दिमाग द्वारा बनाई गई अजीब हकीकत के कारण। बाद में किसी ने कहा कि उसने पुलिस को बताया था कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसे लगा कि किसी इतने पवित्र इंसान को खाने से उसकी अपनी आत्मा साफ हो सकती है, या ऐसा ही कुछ और। मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है, लेकिन ये सुनने में सच जैसा ही लगता है, और अकेली यही बात रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। अगली सुबह जब मिसेज एल स्कूल नहीं आई तो लोग उन्हें देखने उनके घर गए। उन्हें जो मिला वो किसी हॉरर फिल्म के एक सीन जैसा था। नैश अभी भी वहीं था, भ्रम और खौफ की स्थिति में। उसे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया था। मैंने सुना है कि उसने उन लोगों पर हमला कर दिया जो वहां आए थे, ये सोचकर कि वो उसे किसी चीज के लिए फंसाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के आने तक उन लोगों ने किसी तरह से उसे रोक कर रखा। फिर नैश को ले जाया गया, लेकिन जो नुकसान होना था वो पहले ही हो चुका था। इसे सुधारा भी नहीं जा सकता था। एक मासूम जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। और जैसा कि आप शायद कल्पना कर सकते हैं, मिसेज एल की हत्या की खबर ने पूरे रिजर्वेशन को अंदर तक हिला दिया था। ये सिर्फ हत्या नहीं थी जिसने लोगों को झिझोरा, ये इस बात का एहसास था कि नशे की सीमाएं कितनी गहराई तक जा चुकी थी। बाद के हफ्तों तक बातचीत और कई मीटिंग्स हुई। लोग डरे हुए, गुस्से में थे और बदलाव के लिए बेताब थे। उन्होंने नशा मुक्ति के बारे में और ज़्यादा संसाधन लाने के बारे में और हमारे समुदाय को और गहराई में गिरने से कैसे बचाया जाए इस पर बात की। लेकिन ये बदलाव बहुत ही धीमा था। मैथ का आना जाना जारी है और ये हर एक दिन नए शिकार ढूंढता है। इस घटना के बाद हमने कुछ बदलाव देखे हैं। ट्राइबल ग्रांट्स और डोनेशन से एक नया नशा मुक्ति सेंटर खुला है, और हमने एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखना, ये ध्यान देना कि जब कोई फिसल रहा हो और उसके बहुत गहराई में गिरने से पहले उसे हाथ बढ़ाना सीख लिया है। अब ज़्यादा गश्त होती है, ज़्यादा कम्युनिटी वॉच ग्रुप्स हैं, और युवा को ड्रग्स के खतरे के बारे में सीखने के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स लाने की बात हो रही है। हमने समारोह आयोजित किया है, ट्रेडिशनल हीलिंग सेशंस, जहां बुजुर्ग हमारे पूर्वजों के रेजिलियंस के बारे में बात करते हैं। हम याद दिलाते हैं कि हम इस तरह के अंधेरे का सामना करने वाले पहले लोग नहीं हैं। हर बार जब मैं मिसेज एल के पुराने घर के पास से गुजरता हूँ, जो अब बूढ़ों से बंद और शांत है, तो मुझे याद आता है कि हमने क्या खोया है और हम किसके लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ ड्रग्स के इस्तेमाल को रोकने के बारे में नहीं है, ये हमारे समुदाय, हमारी पहचान और हमारे भविष्य को वापस पाने के बारे में है। मिसेज एल की कहानी हमारी सामूहिक यादों पर एक निशान की तरह है, लेकिन ये हमारी भावना और हमारे एक कमिटमेंट का भी एक प्रमाण है कि हम अंधेरे को हमारी पहचान नहीं बनने देंगे। मिसेज एल की याद जिंदा है, इसीलिए नहीं कि उनकी मौत कितने भयानक तरीके से हुई थी, बल्कि उस रोशनी के कारण जो उन्होंने लोगों की जिंदगियों में फैलाई थी। क्योंकि यहाँ याकीम रिजर्वेशन पर हम अपने स्ट्रगल से कहीं बढ़कर हैं। हम एक ऐसा समुदाय है जिसका एक रिच इतिहास रहा है, एक गहरी संस्कृति रही है, और जीवित रहने और फलने फूलने की एक भयंकर इच्छा रही है, उन परछाइयों के बावजूद जो हमें निगलने की कोशिश करती हैं। दूसरी ओर नैश ने एक बहुत अलग विरासत छोड़ी। उसकी कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली बात है कि कैसे ड्रग्स इंसानियत को छीन सकती है, एक व्यक्ति को एक ऐसा राक्षस बना सकती है जो वो कभी नहीं बनना चाहता। और यहाँ रहते हुए आप सावधान रहना सीखते हैं। आप अपनी आंखें खुली रखते हैं, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने पड़ोसियों के लिए भी। हम एक टाइट निट कम्युनिटी हैं, लेकिन ड्रग्स एक धीमे जहर की तरह है। लेकिन हम में लचीलापन भी है। हम इकट्ठे होते हैं, हम बात करते हैं, हम याद करते हैं, और अपने छोटे छोटे तरीकों से हम उस चीज को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं जो टूट गई है। मैं नवाजो नेशनल रिजर्वेशन से लिख रहा हूँ, वो जगह जहाँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है,
मैं एक बहुत ही डरावना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी शुरुआत मेरे एक बूढ़े कुत्ते माही के साथ एक शांत सैर के दौरान हुई थी। हम अक्सर इसी रास्ते से जाते थे, लाल चट्टानों वाले नज़ारे के बीच से होते हुए उन बड़ी बड़ी चट्टानों की परछाइयों में जो सदियों से इस जमीन की पहरेदारी कर रही थी। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। लेकिन उस खास दिन हम एक ऐसी नदी के पास पहुंचे जिसका पानी गंदा और धुंधला हो गया था। ऐसा नज़ारा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो पानी जिसमें कभी आसमान की परछाई दिखती थी, अब कुछ कुछ हरे रंग का हो गया था और उस पर तेल जैसी एक परत तैर रही थी, जिसे देखकर ही मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। माही जो हमेशा की तरह उत्सुक था, दौड़कर पानी के किनारे गया और उसे पीने लगा। मैं कुछ ही सेकंडों में उसे वहां से खींच लिया, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। उसके अगले कुछ दिनों में उसका बर्ताव बहुत ही अजीब तरीके से बदल गया। माही जो कभी दुनिया का सबसे प्यारा कुत्ता हुआ करता था, बहुत अजीब तरह से पेश आने लगा। वो बेचैनी से इधर उधर घूमने लगा, परछाइयों पर गुर्राने लगा और जब मैंने उसे शांत करने की कोशिश की तो उसने मुझे भी काटने की कोशिश की। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और उलझन थी और ये बताना मुश्किल था कि किस समय दोनों में से क्या ज्यादा था। खुद को बहुत परेशान और लाचार महसूस करते हुए मैंने अपने दोस्त निश को कॉल किया। वो पीएचडी किया हुआ एक वातावरण का जानकार था और निश ने मूल निवासियों की जमीन पर फैक्ट्रियों के प्रदूषण के असर को लेकर बहुत काम किया था। वो उन लोगों में से है जो किसी जंगल में जाकर सिर्फ पक्षियों की आवाज सुनकर और वहाँ के पेड़ पौधों को देखकर ही आपको उस जंगल की सेहत की कहानी बता सकते हैं। और उसने सालों तक मूल अमेरिकी समुदाय के लिए परिवर्तन से जुड़े न्याय की लड़ाई लड़ी है, जिससे वो इस तरह की मुसीबत में कॉल करने के लिए बिल्कुल सही इंसान बन गया है। निश बहुत ही शांत स्वभाव के साथ आया और अपने साथ आसपास के एनवायरनमेंट की जांच करने के लिए अपनी मशीनें भी ले आया था। और जब हम वापस उस नदी पर गए तो दिन के उजाले में वो और भी डरावनी लग रही थी। वो तेल जैसी परत से ढकी हुई थी, जिसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो पानी की सांसें घोट रहा हो। निश ने कुछ सैंपल लिए और अपने काम में लग गया। वो मेरे घर पर उसकी मशीनों ने उन केमिकल्स के बहुत ही खतरनाक स्तर का खुलासा किया, जिसे वहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसने समझाया कि ये केमिकल्स दिमागी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे साफ हो गया कि माही का बर्ताव क्यों बदल गया था। उस रात माही को शांत और सुरक्षित रखने की हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद नींद में ही उसकी मौत हो गई। पानी के उन केमिकल्स ने अपना काम कर दिया था, जिससे एक डरावने सपने जैसी स्थिति का एक बहुत ही शांतिपूर्ण अंत हुआ। और माही को खोना एक बहुत ही भयानक चेतावनी थी, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारे पूरे समुदाय के लिए। तभी मैंने और लोगों से बात करना शुरू किया, जिनमें से कुछ ने पानी की जगह के पास रात में अजीब और संदिग्ध हरकतों को देखने का जिक्र किया। निशा और मैंने इनकी जांच करने का फैसला किया। हम नदी के पास छिप गए और जैसे हमने सोचा था, आधी रात से ठीक पहले एक ट्रक बहुत ही शांति से वहां आया। गहरे रंग के कपड़े पहने हुए कुछ आदमियों ने बड़े बड़े डिब्बे उतारे और फिर उन्होंने उन चीज को सीधे नदी में बहाना शुरू कर दिया। निश ने अपनी पारखी नजर से हर छोटी सी बात को नोट किया। वो न खुलेआम हो रहे वातावरण के अपराधों को देखकर बहुत गुस्से में था, जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो रहे थे। अगले दिन हमने ये सारी बातें ट्राइबल काउंसिल में सामने रखी। निश ने उस जहर के वैज्ञानिक स्तरों को समझाया और पार्षद को शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट हुई। शायद वो अपनी जमीन पर हुई इस हद तक की घुसपैठ पर यकीन नहीं करना चाहते थे, लेकिन स्थानीय जानवरों का अजीब बर्ताव न सिर्फ माही का ये साबित करने के लिए काफी था कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। इसके बाद पार्षद ने ईपीए को कॉल किया और जल्दी ही सरकारी अधिकारी पूरे इलाके में फैल गए और उन्होंने उसी बात को सच बताया जिसका हमें डर था। किसी कंपनी का जहरीला कचरा इस सोच के साथ नदी में फेंका गया था कि किसी को पता नहीं चलेगा। उस कचरे में ऐसे केमिकल्स थे जो इंसानों का बर्ताव बदल सकते थे, गुस्सा बढ़ा सकते थे और समुदाय के लिए लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते थे। और ये खबर बहुत तेजी से फैल गई, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा और कुछ करने की आग भड़क उठी।
उस कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया और केस चलाए गए और उन्हें उस गंदगी को साफ करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि ये प्रोसेस बहुत लंबी थी और इस बीच हमें पानी के दूसरे साधन ढूंढने पड़े, जिसके लिए हमें बाहर से मंगवाए गए पानी और बारिश का पानी जमा करने पर निर्भर रहे। और समुदाय के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। हमने अपने पानी पर लगातार नजर रखने के लिए सिस्टम बनाए। निश और भी ज्यादा आने लगा, न सिर्फ मदद करने के लिए बल्कि हमारे लोगों को वातावरण की देखभाल के बारे में सिखाने के लिए, अपनी जानकारी का इस्तेमाल समुदाय को ताकतवर बनाने के लिए। उसने हमें बताया कि अपनी जमीन को बचाने के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें, और हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों की रखवाली के लिए, वातावरण सुरक्षा के लिए एक कमेटी बनाई। ये बात सिर्फ पानी की ही नहीं थी, ये बात हमारे हकों, हमारी जमीन और हमारी जिंदगी जीने के तरीकों को बचाने की थी। और हमने सतर्क रहना, चीजों पर सवाल उठाना और अपनी जमीन का ध्यान रखना और उसे बचाना सीख लिया। अब जब मैं उस नदी को देखता हूँ तो ये फिर से साफ दिखती है। हमारी उस लड़ाई का शुक्रिया, और हमने इसके लिए, अपनी शांति के लिए लड़ाई लड़ी और हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि अब हम पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ने रहने की अहमियत समझते हैं। और मैं अपने प्यारे कुत्ते को भी कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो एक याद है कि हमने क्या खोया और हमें ये लड़ाई क्यों जारी रखनी चाहिए। हर दिन जब मैं उस जगह से गुजरता हूँ जहाँ माही सोया करता था, तो मैं जमीन और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचता हूँ। हम ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकते। हम अपने बच्चों को अपनी विरासत और उसे बचाने के हमारे फर्ज के बारे में सिखाना होगा। ये सिर्फ जिंदा रहने की बात नहीं है, ये अपनी शर्तों पर सम्मान और इज्जत के साथ अच्छी तरह जीने की बात है, ना कि किसी और की शर्तों पर। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर करें। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ अगली वीडियो में।